डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो देखिए, अब इनमें बेसिक डिफरेंस, इनमें अंतर हम करने जा रहे हैं कि अम्ल और क्षारक में क्या अंतर है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। आप कॉपी में नोट कर लेंगे इनके बीच में जो अंतर हम जो पढ़ने जा रहे हैं। अम्ल उन पदार्थों को बोलते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देते हैं। नीले रंग वाले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देते हैं। क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीले में बदल देते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा अम्ल नीले को लाल में बदलता है या लाल को नीले में बदलता है, ये बात याद नहीं रहती है। तो इसकी एक ट्रिक है, उस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। जैसे अनिल नाम को याद रखना है आपको। अनिल के ऐसे क्या हो जाएगा, अम्ल क्या हो जाएगा, अम्ल। और अम्ल किसको किस में बदल देगा, नीले को लाल में बदल देगा। न से नीला और ल से लाल। अम्ल नीले को लाल में बदल देते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देते हैं। और दूसरी तरफ क्षारक किस में बदल देते हैं, क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीले में बदल देते हैं। क्षारक अम्ल से उल्टे होते हैं, फिर क्षारक को तो आप याद रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, अम्ल जो है जलीय विलयन में, जब अम्ल को जल में डालते हैं, जल में घोला जाता है, तो ये जल में घुलने के बाद H पॉजिटिव आयन, H प्लस आयन देते हैं। तो ये लिख लेंगे आप कि अम्ल जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं। क्षारक जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। अब इनके कुछ एग्जाम्पल जो आपको याद रखने हैं, अम्ल के उदाहरण याद करते हैं हम। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HNO3 नाइट्रिक अम्ल। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। ये जो अम्ल हैं ये प्रबल अम्ल के उदाहरण हैं। प्रबल अम्ल वे होते हैं, एक तो होता है प्रबल अम्ल, प्रबल, एक होते हैं दुर्बल। प्रबल अम्ल वे होते हैं जो ज़्यादा मात्रा में, अधिक मात्रा में H पॉजिटिव आयन देते हैं। तो आप इनकी परिभाषा कैसे लिखोगे, वे अम्ल जो पूर्णतः जल में आयनीकृत हो जाते हैं, पूर्णतः जल में आयनीकृत होकर H पॉजिटिव आयन देते हैं, उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं, उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। और प्रबल क्षारक कौन से होते हैं, वे क्षारक, जैसे एग्जाम्पल उदाहरण मैंने लिख दिया है, NaOH और KOH। NaOH क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। KOH क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये किसके उदाहरण हैं, प्रबल क्षारक के उदाहरण हैं। प्रबल क्षारक वे होते हैं जो पूर्णतः जल के अंदर घुलकर OH नेगेटिव आयन देते हैं, OH नेगेटिव आयन देते हैं, ठीक है, उन्हें प्रबल क्षारक बोलेंगे। और जो जल में घुलकर, पूर्णतः जल में घुलकर ज़्यादा मात्रा में H प्लस आयन देते हैं, उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं, उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, प्रबल और दुर्बल कौन से होंगे, जो कम मात्रा में आयन देते हैं। जैसे ऐसे उदाहरण कैसे दोगे कि दुर्बल अम्ल कौन से होते हैं, वे अम्ल जो जल में घुलकर कम मात्रा में H प्लस आयन देते हैं, उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। और प्रबल अम्ल जो ज़्यादा मात्रा में पूर्णतः घुल जाते हैं। दुर्बल अम्ल जल में पूर्णतः नहीं घुलते हैं, तो ये कम मात्रा में, इनका एक आंशिक रूप से ही जल के अंदर ये घुलते हैं। तो आप कैसे लिखोगे, वे अम्ल जो आंशिक रूप से जल के अंदर घुलते हैं, कम मात्रा में H प्लस आयन देते हैं, कम मात्रा में, उन्हें दुर्बल अम्ल कहते हैं। तो आप इनको इस प्रकार याद रख सकते हैं। इसी प्रकार आप दुर्बल क्षारक की परिभाषा भी लिख सकते हैं। वे क्षारक जो आंशिक रूप से जल में घुलकर
कम मात्रा में OH माइनस आयन देते हैं उन्हें दुर्बल सारक कहते हैं। ठीक है, अब प्रबल अम्ल के उदाहरण हम याद कर चुके हैं। दुर्बल अम्ल कौन सा होगा? दुर्बल अम्ल का उदाहरण मैं एक लिख देता हूँ, CH3COOH। CH3COOH ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ये जल में घुलकर आंशिक रूप से जल में घुलता है और कम मात्रा में H+ आयन देता है, इसलिए इसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। इसी प्रकार आप सारक के और भी उदाहरण दे सकते हैं। हम पढ़ चुके हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। इसी प्रकार दुर्बल के अगर उदाहरण याद करें तो CaOH का ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब आप आसानी से याद कैसे रखोगे इनको? देखो ध्यान से, इसमें लास्ट में OH है, इसमें भी लास्ट में OH है, इसमें भी OH है और इसमें भी OH है, तो ये सभी के सभी OH माइनस आयन देते हैं, इसलिए सभी के सभी क्या होंगे? सारक होंगे। तो आप इस प्रकार इनको याद रख सकते हैं। अम्ल वाले में H मिलेगा सभी के अंदर। ठीक है, ये किसके उदाहरण हैं? अम्ल के उदाहरण, और ये किसके उदाहरण हैं? सारक के उदाहरण हैं। अब जैसे टमाटर है, टमाटर कैसा होता है? टमाटर खट्टा होता है, तो टमाटर खट्टा होता है तो किसका उदाहरण है? अम्ल का उदाहरण है, इमली है। ठीक है, संतरा, नींबू, ये सारे के सारे किसके उदाहरण हैं? अम्ल के उदाहरण हैं। ठीक है ना। और जैसे साबुन है, साबुन के अलावा जैसे खाने वाला सोडा और टूथपेस्ट, जो दंत मंजन, ये सारे के सारे किसके उदाहरण हैं? साबुन, खाने वाला सोडा, ये सारे के सारे सारक के उदाहरण हैं। ये सारे किसके उदाहरण हैं? सारक के उदाहरण हैं। तो इन्हें आपको याद रख लेना है। तो अम्ल और सारक से पेपर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो आपको अच्छी प्रकार से याद रखना है। अब आगे करते हैं हम। जो ये अम्ल और सारक हैं, ये किस पदार्थ में, कौन सा पदार्थ अम्लीय है या कौन सा पदार्थ सारकीय है, इस बात की पुष्टि आप कैसे करोगे? तो इस बात की पुष्टि हम कर सकते हैं सूचक की सहायता से। किसकी सहायता से? सूचक। तो सूचक की परिभाषा क्या दोगे आप? वे पदार्थ जो अम्लीय या सारकीय माध्यम में अपनी प्रवृत्ति को बदल लेते हैं, अपनी विशेषताओं को बदल लेते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? सूचक कहा जाता है। ठीक है, सूचक किसे बोलते हैं? वे पदार्थ जो अम्लीय और सारकीय माध्यम में, आप परिभाषा लिख लेंगे, वे पदार्थ जो अम्लीय और सारकीय माध्यम में अपनी विशेषताओं को बदल लेते हैं, उनकी विशेषताएं बदल जाती हैं, उन्हें सूचक कहते हैं। सूचक कितने प्रकार के होते हैं? सूचक जनरली सामान्यतः 3 प्रकार के हम पढ़ेंगे। प्राकृतिक सूचक, वे सूचक जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे? प्राकृतिक सूचक बोलते हैं। दूसरा है संश्लेषित सूचक, वे सूचक जो मानव द्वारा स्वयं बनाए जाते हैं, मानव द्वारा स्वयं संश्लेषित किए जाते हैं। किसका प्रयोग करके? रसायनों का प्रयोग करके, उन्हें संश्लेषित सूचक बोलते हैं। या फिर इनको मानव निर्मित भी बोल सकते हैं, मानव निर्मित सूचक। या फिर इनका एक नाम और भी है, कृत्रिम सूचक। ठीक है ना, ये भी इनको हम बोल सकते हैं। इनकी परिभाषा आप लिख लेंगे। प्राकृतिक सूचक, वे सूचक जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं। संश्लेषित सूचक, वे सूचक जो मानव द्वारा रसायनों का प्रयोग करके स्वयं निर्मित किए जाते हैं, उन्हें संश्लेषित सूचक या मानव निर्मित या कृत्रिम सूचक कहते हैं। तीसरा सूचक का प्रकार हम पढ़ेंगे। तीसरा कौन सा है?
गंधीय सूचक, गंधीय सूचक। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक जो प्रकृति से मिलते हैं, इसका उदाहरण सबसे आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं। जैसे हल्दी है, हल्दी कैसे रंग की होती है? पीले रंग की होती है। ये कपड़ों पर गिर जाती है तो कपड़े का रंग पीला हो जाता है। लेकिन जब उसी कपड़े को हम साबुन से साफ़ करते हैं तो ये पीला रंग हल्का लाल हो जाता है। तो हल्दी जो है साबुन के नेचर को बताती है, साबुन के साथ अपना रंग बदलती है। तो इसलिए हल्दी को हम कह सकते हैं कि सारक के साथ अपना रंग बदलती है, और सारक के साथ हल्दी का पीला रंग कैसा हो जाएगा? हल्का लाल रंग हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और भी उसके उदाहरण हैं, प्राकृतिक सूचक के उदाहरण क्या क्या हैं? अभी हमने पढ़ा था लिटमस, कि लिटमस पेपर जो अम्ल और सारक लाल नीले में बदल देता है, अभी हमने पढ़ा था। लिटमस पेपर के बारे में पढ़ेंगे। और भी उदाहरण हैं प्राकृतिक सूचक के। और उदाहरण क्या हैं? हल्दी, लिटमस, उसके बाद लाल पत्ता गोभी, ये सभी प्रकृति से मिले हैं, पौधों से प्राप्त होते हैं। लाल पत्ता गोभी। और कुछ फूलों की पंखुड़ियाँ, ये फूल भी याद रखने हैं। इन फूलों की पंखुड़ियाँ अपना रंग बदल देती हैं और एसिडिक और अम्लीय और सारकीय माध्यम में अपना रंग बदल लेती हैं। कौन कौन सी हैं वो? हाइड्रेंजिया, याद रखना आपको, हाइड्रेंजिया, पेटूनिया एवं जेरानियम। ये जो फूलों की पंखुड़ियाँ हैं, इन फूलों की जो पंखुड़ियाँ होती हैं, ये अम्लीय और सारकीय माध्यम में अपना रंग बदल लेती हैं और अम्लीय और सारकीय पदार्थ की प्रवृत्ति को बताने का काम करती हैं। तो ये जो सारे के सारे जो सूचक हैं, हल्दी है, लिटमस है, लाल पत्ता गोभी है और ये फूलों की पंखुड़ियाँ हैं, ये सभी के सभी हमें किससे मिलते हैं? ये सभी के सभी हमें प्रकृति से मिलते हैं। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक सूचक कहा जाता है। अब इसमें आपको लिटमस याद रखना है। लिटमस होता क्या है? लिटमस के बारे में आपको कुछ बातें याद रखनी हैं कि लिटमस जो है एक बैंगनी रंग का रंजक होता है। कैसे रंग का? बैंगनी। ये बैंगनी रंग का रंजक को बोलते हैं डाई की तरह। बैंगनी रंग का एक रंजक, जैसे डाई लेके आते हैं हम, उसी प्रकार ये बैंगनी रंग का रंजक होता है और ये एक पौधे से निकाला जाता है और उस पौधे का क्या नाम है? लिचेन। क्या नाम है? लिचेन। ये लिचेन पौधे से प्राप्त किया जाता है लिटमस। लिचेन जो पौधा है, ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि पौधे के अलग अलग ग्रुप होते हैं। पौधे को अलग अलग भागों में बांटा गया है। उनमें से थैलोफाइटा समूह का पौधा कौन सा? लिचेन। और इससे क्या प्राप्त होता है? लिचेन से हमें क्या मिलता है? लिटमस मिलता है। लिटमस कैसा होता है? बैंगनी रंग का रंजक होता है। ठीक है ना। और इससे फिर पेपर बना लिए जाते हैं अलग अलग कलर रंगों के। ये बैंगनी रंग जो है अलग अलग, जैसे हमने पढ़ा था कि अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल में बदल देता है और सारक जो है लाल लिटमस को नीले में बदल देता है। तो इस प्रकार बाद में एक पेपर के ऊपर, एक पत्थर के ऊपर इनका लेप करके अलग अलग कलर डालकर इससे अलग अलग लिटमस पत्थर तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको इतना ही याद रखना है इसके अंदर। उसके बाद संश्लेषित सूचक, वे सूचक जो मानव खुद या स्वयं रसायनों का प्रयोग करके तैयार करता है, उसे संश्लेषित सूचक या मानव निर्मित या कृत्रिम सूचक कहते हैं। इसके दो उदाहरण आपको याद रखने हैं। मेथिल ऑरेंज। दूसरा क्या याद रखना है आपको? फिनोल पैथिलीन। मेथिल ऑरेंज जो होता है, ये ऑरेंज रंग का होता है, हल्का लाल रंग का होता है।
और फिनोल्फेथिलीन ये रंगहीन होता है, इसका कोई भी रंग नहीं होता। ये भी अम्लीय और क्षारकीय माध्यम में अपने रंगों को परिवर्तित कर लेते हैं। जैसे ऑरेंज रंग का हल्का लाल रंग का होता है, तो क्षारक जो है इसके लाल रंग को नीले में बदल देता है, और नीला रंग वापस अम्ल जो है लाल में बदल देगा। ये इससे हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी पदार्थ जो है वो अम्लीय है या क्षारकीय है। इसी प्रकार फिनोल्फेथिलीन जो होता है वो रंगहीन होता है, इसका कोई रंग नहीं होता। लेकिन जैसे ही हम इसके ऊपर क्षारक डालते हैं तो फिनोल्फेथिलीन का कलर गुलाबी हो जाता है, गुलाबी रंग में बदल जाएगा। तो ये क्षारक के साथ अपना रंग बदल लेता है, और अब इस गुलाबी फिनोल्फेथिलीन पर जैसे ही अम्ल डालेंगे तो वापस रंगहीन हो जाएगा। इस प्रकार ये अम्लीय और क्षारकीय पदार्थों की हमें जानकारी देने का काम करते हैं। उसके बाद गंधीय सूचक। गंधीय सूचक वे होते हैं जिनकी गंध बदल जाती है, अम्लीय और क्षारकीय माध्यम में जिनकी गंध बदल जाती है। जैसे प्याज की गंध बदल जाएगी, जैसे ही इसके ऊपर हम नींबू वगैरह डालेंगे या सिरका वगैरह डालेंगे तो इसकी गंध अलग प्रकार से या गंध कम हो जाएगी। तो ये कैसा सूचक है? प्याज गंधीय सूचक है। और भी इसके उदाहरण हैं वेनिला का फ्लेवर भी आता है। वेनिला की आपने आइसक्रीम भी खाई होगी, तो वेनिला फ्लेवर जो है इसमें भी गंधित होते हैं ये, और इनकी गंध बदल जाती है। और भी इसका उदाहरण है लौंग। ये जो लौंग है, ये जो पदार्थ हैं अम्लीय और क्षारकीय माध्यम में अपनी गंध परिवर्तित कर लेते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? गंधीय सूचक। तो यहाँ तक आपको अच्छी प्रकार से सूचक वाला टॉपिक आपको कर लेना है कंप्लीट।